को सत्ता मिलता है तो इसके पहले मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे 2.5 साल के लिए, और उसके बाद 2.5 साल के लिए दलित समाज से एक शख्स को, हमारे भाई को, हमारी बहन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं पर बाबू सिंह साहब ने ये फैसला लिया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, एक मुसलमान अल्पसंख्यक समाज से होगा, एक निषाद समाज से होगा और एक अति पिछड़ा समाज से होगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई को बाबू सिंह कुशवाहा साहब उसको अमली जामेनामा पहनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसमें आप तमाम से मैं अपील करने आया हूँ कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए और याद रखिए, पिछले 30-35 साल से सिर्फ आपके वोट को हासिल किया गया, मगर गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को, पिछड़ा समाज को, दबे कुचले लोगों को, उनको उनका हक और उनको कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को, राजनेताओं को, उनके प्रत्याशियों को वोट दिया, वो विधायक बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, सांसद बन गए, कोई प्रधानमंत्री भी बन गया, मगर आपको क्या मिला? गरीबी मिली आपको, आपके नौजवानों को, युवाओं को बेरोजगारी मिली, आपको अपनी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, फसादात मिले आपको, हमारी माँ और बहनों को मान सम्मान नहीं मिला। ये लड़ाई पूरी इन चीज़ों के खात्मे के लिए है, इसीलिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को बनाया गया है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी या बसपा को वोट दूंगा, तो याद रखिए, ये गलती मत करिए। आप मेरी इस बात को याद रखना, अगर कोई ये गलती करेगा 27 तारीख के दिन, तो जब 10 तारीख को नतीजा आएगा, आप याद रख लेना इस बात को। आपने 2014 में बीजेपी और बसपा को वोट दिया, फिर भी बीजेपी कामयाब हो गई। आपने 2017 में कांग्रेस, सपा और बसपा को वोट दिया, मजलिस को नहीं दिया और तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2019 में मजलिस तो चुनाव नहीं लड़ी पार्लियामेंट का, सपा और बसपा, मायावती और अखिलेश यादव मिलकर लड़े, तब भी 65 लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीत गई। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी इन बातों को सोचिए, समझिए और एक अच्छा फैसला लीजिए। यकीनन हम भी नहीं चाहते, हमारी भी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की सरकार ना बने। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मगर अगर आप ये समझते हैं कि नहीं कैसे रोक पाएंगे, मेरी बात को जानिए। आपके वोट की अहमियत नहीं रही अब। ये जितनी सियासी पार्टियां हैं, राजनेताएं हैं, जानते हैं कि इनको डराओ बीजेपी से, ये खुद ब खुद हमको वोट डाल देंगे। इनको डराओ योगी और मोदी का नाम लेने से, तो हमको वोट डाल देंगे। आप बताइए, आपका लीडर कौन है? आपका नेता उत्तर प्रदेश में कौन है? गरीबों का, मजलूमों का, पिछड़ों का नेता कौन है? आपका नेता नहीं है। हाँ, आप वोट डाल देते हैं, मगर उसके बाद आपको लोग भूल जाते हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हम यहां पर आए हैं ताकि आपके दरमियान में कोई नेता बने, कोई आपका कायद बने, कोई आपकी रहबरी करे, कोई आपके लिए विधानसभा में जाकर लड़े, कोई आपकी आवाज उठाए, मगर ये हो ही नहीं रहा। आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, मगर आप वोट लेने वाले नहीं बने अभी तक। मेरी आपसे अपील है कि आप वोट लेने वाले बनिए। जब आप वोट लेना शुरू कर देंगे तो एक नई तब्दीली आएगी, एक नए दौर का आगाज होगा। ये बात बिल्कुल सच है कि आपने 2017 में बीजेपी को मौका दिया, मगर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, उनको बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में जितने किसान हैं, उन किसानों ने एक नया नारा बना दिया
और ये कहा कि मोदी और योगी ने हमको एक और रोजगार दे दिया। किसान कहता है कि दिन में खेती करो और रात में जाग कर अपनी खेत की रखवाली करो। क्यों रखवाली करो? क्योंकि मोदी और योगी ने कह दिया कि 4 टांग के पशु को आप हाथ नहीं लगा सकते, उसकी जो मर्जी हो, किसी के खेत में घुस जाए, सांड घुस जाए और खेत को खा ले, मगर बाबा को इसकी फिक्र नहीं है, ना मोदी को इसकी फिक्र है। इनको अगर फिक्र होती तो 5 साल में कुछ इंतजाम करते। आज किसान रात रात भर जागता है अपनी फसल को बचाने के लिए, मगर योगी और मोदी आराम की नींद सोते हैं अपने घर में। हम आपसे कह रहे हैं कि पहचानिए लोगों को। जब कोविड की सेकेंड वेव चली पिछले साल मई, जून, जुलाई में, बताइए कितने लोगों को आप जानते हैं जो आपके परिवार, आपके रिश्तेदार में थे, जो कोविड से उनका इंतकाल हो गया। क्या उनको दवा मिली? क्या उनको ऑक्सीजन मिला? क्या उनको इंजेक्शन मिला? कुछ नहीं मिला। और आपने उस वक्त क्या समाजवादी पार्टी को, बसपा को आपके दरमियान में देखा, जो आज सब आकर आपसे वोट मांग रहे हैं? आप पूछ सकते कि ओवैसी बताओ तुमने हैदराबाद में क्या किया? हमने हैदराबाद में पिछले साल कोविड की दूसरी वेव में हम अपने क्षेत्र में 800 साढ़े 800 के करीब ऑक्सीजन के सिलेंडर को हम मुफ्त में जनता में दिए। और ना सिर्फ दिए बल्कि एक कोविड की पेशेंट को उसकी तबीयत अच्छी होने तक कम से कम 7 या 8 मरतबा उसको सिलेंडर की जरूरत पड़ती, हम रिफिल करा के फ्री में दिए। बाहर से, बर्तानिया से, इंग्लैंड से हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाया, मैं 50-55 लाख के 800 सिलेंडर और करीब 70 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मजलिस के जिम्मेदारान सदस्य जाकर घर पर देकर आते थे। और कई लोग बीमार पड़ गए, मजलिस के मेंबर्स, दवाएं हम पहुंचाते थे, अस्पताल में बेड दिलाते थे। बताओ क्या समाजवादी, बसपा, बीजेपी के लोग कहीं नजर आए उत्तर प्रदेश में? ये काम करने का तरीका हमारा है। हम सिर्फ चुनाव के वक्त आकर वोट लेकर नहीं चले जाते, बल्कि साल के 12 महीने हर वक्त आपके दरमियान में रहते, आपकी तकलीफ को सुनते, आपकी तकलीफ को हल करने की कोशिश करते। ये नहीं है कि हर मसला हमने हल कर दिया, मगर जनता क्या चाहती है कि मेरा जो विधायक है, मेरा जो सांसद है, वो कम से कम मेरी बात को सुन ले, मेरा फोन उठा ले, अगर मैं शिकायत करूं तो इत्मीनान से मेरी बात को सुन ले। आज ना समाजवादी वो मिजाज दे सकती है, ना बीजेपी वो चाहती है। खैर बसपा तो कहां है हमको नहीं मालूम, मगर ये फैसला आपको करना है। अगर आज आप वोट दे देंगे किसी को तो 5 साल आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, 5 साल आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बीजेपी को सत्ता मिली तो गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी, गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी। किन की? उन गरीब परिवार के लोगों की, जिन किसी के माँ की थी, किसी के पति की थी, किसी के पत्नी की थी, किसी के बेटे की थी, जिनको कोविड में योगी की सरकार ने उनका कोई इंतजाम नहीं किया। मीडिया ने, अखबारात ने, टीवी चैनल ने दिखाया कि गंगा के नदी के किनारे कुत्ते उन लाशों को लोच कर खा रहे थे। किसी के बाप की थी, किसी के माँ की थी, क्योंकि उनको अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी नहीं मिली, दफनाने के लिए जमीन नहीं मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसी नाहल सरकार है जो इंसान के जिंदगी में उनको उनका हक नहीं दिया, तो मौत में भी उनको इज्जत नहीं मिली। आप बताइए कैसे बीजेपी को वोट डालेंगे? आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 4% हो चुकी है। आप जाकर किसी बीजेपी के नेता से पूछिए कि ओवैसी ने कहा 4% बेरोजगारी बढ़ चुकी है, तो बीजेपी के नेता बोलेंगे अरे वो छोड़ो, मुगलों को हराना है, वोट दो बीजेपी को। कब तक आप सिर्फ नफरत की बात करेंगे? 80-20
मुख्यमंत्री बात करते 80 और 20% की। अरे जो लाशें तीर रही थी वो 80 की थी या 20 की थी, सबकी थी वो लाशें। मरने वाला तो इंसान था, मगर ये मुख्यमंत्री में इंसानियत है या नहीं मुझे नहीं मालूम। वो कहते हैं कि अब आने वाले मई जून में मैं बर्फ निकाल दूंगा, सर्दी में गर्मी पैदा कर दूंगा। मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि आप एक संवैधानिक ओहदे पर हो। आप किसी से आपने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर कसम खाई कि भेदभाव नहीं करेंगे, और आपने क्या किया? आपने भाई रुक जाइए आप, कोई जरूरत नहीं आपको हमारे लिखने की जरूरत नहीं, रुक जाइए आप, रुक जाइए। अंबेडकर के संविधान पर शपथ लिए, मगर आप भेदभाव करते हैं, 80-20 की बात करते हैं। आप बताइए फिर कौन सा काम मुख्यमंत्री ने किया? अब कहते हैं कि मैंने पूरे क्रिमिनल माफिया को भगा दिया। कहां भगाया आपने? टेनी तो आपके बगल में बैठा है, टेनी तो आपके बगल में बैठा है ना। और हमारी गाड़ी पर 4-4 गोलियां चलाने वाले वो किसके घर के दामाद थे? वो कौन से माफिया थे? अच्छा, ये बाबा बोलते कि मेरा बुलडोजर चलता है, तो बाबा ये बताइए हमारी गाड़ी पर जो 4 गोलियां चलाई गई हैं उनका घर आपने अब तक क्यों नहीं तोड़ा? बोलेंगे मैं घर तोड़ूंगा तो सिर्फ अतीक का तोड़ूंगा, उनका नहीं तोड़ेंगे। जो हमारी गाड़ी पर, एक सांसद की गाड़ी पर 4-4 गोलियां चलाए हम हमारी हत्या करने के लिए, तो इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी का असली चेहरा है। अब प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद हम सांड का मसला हल करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 10 मार्च के बाद सांड का मसला हल करेंगे, पशुओं का मसला हल करेंगे। प्रधानमंत्री 4.5 साल के अब चाय पीते बैठे थे, आपको नजर नहीं आया कि किसान परेशान है, खेत बर्बाद हो रही है? तो देश के प्रधानमंत्री आकर कह दिए मेरी बात का यकीन करिए, मैं लिख कर दे रहा हूं। अरे आपने तो कहा था 2014 में कि हर साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे, कहां गए 1 करोड़ नौकरी? आपने कहा था कि विदेश में ब्लैक का पैसा है लाकर गरीबों में बांट दूंगा, कहां बांटे आपने कुछ नहीं किया। बीजेपी की सरकार गरीबों पे और बोझ डालती आई है। प्रधानमंत्री से कोई पूछता नहीं, मीडिया के लोग, प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ गया? मीडिया को पूछना चाहिए ना, मगर मीडिया पूछता प्रधानमंत्री आज आप क्या कौन सा ड्रेस पहनकर आए? प्रधानमंत्री ने वैसा किया, प्रधानमंत्री ने किसी के पैर पढ़ लिए। अरे पैर पढ़ने का ड्रामा कब तक करोगे प्रधानमंत्री? देश में डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, गरीब परेशान है। क्या गैस का सिलेंडर कितना महंगा हुआ? सही है गलत है बताओ? गैस का सिलेंडर कीमत आसमान को छू रही है। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं जनता के सामने, ड्रामा करने में माहिर है। अगर देश के प्रधानमंत्री किसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते तो सुपरस्टार रहते, याद रखिए। ऐसी बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, ऐसी बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, यानी 2 बड़े फिल्म स्टार उनके एक्टिंग के सामने ठंडे पड़ जाए। मगर देश अब महसूस कर चुका है कि जिस शख्स को हमने 1 नहीं 2 मर्तबा सत्ता दी, जिस पार्टी को हमने उत्तर प्रदेश में 300 विधायक जिताए, उसने उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, मजलूमों के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ नहीं किया। और फिर दूसरी तरफ आप देखिए, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, इनके पास क्या प्रोग्राम है अल्पसंख्यक समाज के लिए? तो कहते हैं हम मुसलमानों को ई रिक्शा दे देंगे। ई रिक्शा से शिक्षा मिलेगी क्या? हमको स्कूल चाहिए। आप बताइए कितने स्कूल आप खोलेंगे?
2012 में समाजवादी ने कहा था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, दिया, मिला आपको? कुछ नहीं मिला। अब समाजवादी ये मामला कर चुकी है कि ये लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं। इनके मंच पर अगर कोई मुसलमान गलती से नजर आता है तो उसको पीछे बिठाते हैं, पीछे बिठाते हैं, बिल्कुल पीछे बिठाते हैं। और इनको कहा गया कि हमारे जनसभाओं में आप टोपी पहनकर मत आइए। आप बताइए क्यों डरते हैं? आप क्यों डरते हैं लोग? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस डर का नाम नहीं है। ओवैसी और कुशवाहा डर के करीब जमा नहीं होते। जब ओवैसी और कुशवाहा मिल चुके तो उस हमारे करीब ना डर आ सकता ना बुजदिली आ सकती है। ओवैसी और कुशवाहा इसलिए मिले ताकि इन बुजदिलों को दिखाया जाए आपकी वोट की कीमत क्या होती है, अहमियत क्या होती है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। कोई आकर सपा के लोग बोलेंगे 27 तारीख से पहले 25 को हल्लू स्लोली बोलेंगे। ए भाई, आकर बोलेंगे जिस तरह शैतान कान में खुसखुस करता है ना, ये भी करेंगे। ना बीजे मोदी को हराना है, योगी को हराना है। तो उनसे आप एक ही जवाब देना, योगी मोदी को अगर कोई हराएगा तो बाबू सिंह कुशवाहा हराएगा इंशाअल्लाह। और अगर कोई योगी मोदी के खिलाफ ठहर सकता है अपनी जान की परवाह किए बगैर तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ये आपको सुनिए, हमारी बात सुनिए। अब इतना जज्बात में यही नहीं, जज्बात मत निकालिए, मतदान भी करना है आपको, वोट डालना है आपको, बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरी तफसील हम सुना दिए मुख्तसर से वक्त में। अब आपको फैसला करना है, आप क्या चाहते हैं, किसको वोट डालते हैं, आपका जमहूरी हक है। मगर हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि आज जो छोटे बच्चे हैं, जो 14-15 साल के, 5 साल के बाद जब वो 20 साल के हो जाएंगे, तो याद रखो तुमको शर्मिंदगी ना हो उनकी आंख में आंख डालकर बात करने से। याद रखो इस बात को कि कल तुमको शर्मिंदगी ना हो जाए जब वो बच्चा और बेटी हमारी आज 15 साल की कल कहेगी कि बताओ मेरे शिक्षा के लिए तुमने क्या किया, मेरी हिस्सेदारी के लिए तुमने क्या किया, सियासत में मुझे मेरी लीडरशिप कहाँ है, मेरा नेता कौन है, बताओ। तो तुम खामोशी से नहीं कह सकते, तुमको बताना पड़ेगा इस आने वाली नस्ल को। इसीलिए हम आप कह रहे हैं कि आपके आने वाले कल की लड़ाई कुशवाहा और ओवैसी लड़ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। जहां पर मजलिस के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। जहां पर जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, गैस का सिलेंडर जहां पर है वहां पर बटन दबाइए। उत्तर प्रदेश में एक विकल्प आपके दरमियान में, कल तक विकल्प नहीं था। कभी आप किसी के पैर का फुटबॉल बनते थे, कभी बीएसपी का, कभी सपा के पैर का फुटबॉल बन जाते थे आप। आज आप फुटबॉल नहीं बनेंगे बल्कि आप फुटबॉल खेलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और गोल भी मारेंगे, हम गोल भी मारेंगे। और हमारा गोल क्या है, अंग्रेजी के माने गोल, हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल एक ही है, हमारा मकसद एक ही है कि आपको हिस्सा मिले, आपकी तरक्की हो, जुल्म का खात्मा हो और हिस्सेदारी में आपको हर जगह हिस्सा मिले। सिर्फ अब आप समाजवादी बसपा देखेंगे, अब रमजान आएगा अप्रैल में, चुनाव 10 मार्च को हो जाएंगे, इनकी टाई हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो जैसे रमजान आएगा, रोजा आप रहते हैं 14 घंटे का और नेता आकर बोलते हैं आ मेरे मुंह में खजूर डाल, होता है ना। टोपी नहीं पहना, अब चुनाव में कोई टोपी नहीं पहन रहा सपा का, देख लेना। जैसा रमजान आएगा इफ्तार की दावत में आ जाएंगे टोपी पहन के। भाई क्या है ये?
कब तक ये ड्रामा करेंगे तुम लोग? तुम क्या हमको बेवकूफ समझते हो जो हम नहीं जानते तुमको? तुम्हारा एजेंडा क्या हम नहीं जानते? अरे जितना पीठ पर तुमने खंजर घोंपा किसी ने नहीं मारा हमारे पीठ पर। अरे सामने से आओ, मुकाबला करो, देख लेंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि यहां से सीताराम सरोज साहब को वोट दीजिए। ये जो मौजूदा यहां जो प्रत्याशी है, जो विधायक है, वो कभी भी अपने क्षेत्र में नजर नहीं आए। उनका मशहूर है घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, और जनता के बीच में रहते ही नहीं है। उनको कुछ नहीं मालूम, कुछ विकास नहीं किया। बड़े दावे करते ये क्या, कुछ नहीं किया। आप सीताराम सरोज साहब को कामयाब करिए, इनको विधायक बनाइए। मैं जिम्मेदारी लूंगा, इंशाअल्लाह यहां पर अच्छा विकास का काम होगा। मगर आपकी लीडरशिप बनेगी, आपका नेता बनेगा, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचेगी। ये वक्त आपको तब्दीली का वक्त है। ये वक्त खामोश बैठकर डर करोड़ डालने का नहीं है, बल्कि उम्मीद के नाम पर आपको बाबू सिंह कुशवाहा ओवैसी का साथ देना है। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। ओवैसी साहब जिंदाबाद, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बस 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 सर, यही बस 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 रुक रहे। चुनाव जिताइए तब फिर मिलिए, कलम डाल दिए। बिरयानी को हम डालने के पहले
देखिए इस वक्त ओवैसी जी बिल्कुल अब उनका हेलीकॉप्टर उड़ने की तैयारी में है। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया सोराव विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के प्रत्याशी MIM पार्टी के सीताराम सरोज जी के समर्थन में यहाँ पर जनसभा की और यहाँ पर भारी जनसैलाब देखने को मिला। आप देख सकते हैं, मैं आपको सीधी एक्सक्लूसिव सत्य लाइव टीवी के माध्यम से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त उनके हेलीकॉप्टर के समीप सीताराम सरोज जी और पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल हेलीकॉप्टर के पीछे कुछ महिलाएं हेलीकॉप्टर को देखने के लिए यहाँ पर आप नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और पीछे की ये तस्वीरें देखिए, चारों दिशाओं में किस तरह से जन सैलाब है। मैं आपको सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर भारी जन सैलाब आप देख सकते हैं। ओवैसी की जनसभा में ओवैसी को सुनने के लिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला जो 27 फरवरी है, जिसमें 5वें चरण में यहाँ का मतदान होना है, यहाँ के लोग किसे मजबूत करते हैं और किसे यहाँ का विधायक बनाते हैं। फिलहाल यहाँ पर पूरे शबाब में है और अब बिल्कुल देखिए उनका हेलीकॉप्टर इस समय उड़ चुका है और यहाँ पर काफी संख्या में लोग अभी भी देखे जा सकते हैं। जनसभा को संबोधित करने के बाद यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी MIM के चीफ और पूरी पार्टी के पदाधिकारी, नेतागण, कार्यकर्ता इस समय नजर आ रहे हैं और भारी जनसैलाब सोराव विधानसभा का क्षेत्र है। मेवालाल इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में आज MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ की जनसभा को संबोधित किया। मैं आपको एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ नजर आई और इस समय उनका हेलीकॉप्टर उड़ चुका है और अब यहाँ पर देख सकते हैं अब तैयारियां पूरी तरह से यहाँ से लोगों की जाने की तैयारियां चल रही हैं। सोराव विधानसभा में 5वें चरण में मतदान होना है, उसके लिए सभी पार्टी पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। आखिर यहाँ की जनता इस बार किसे अपना विधायक बनाएगी, किसकी बनाएगी सरकार, देखना दिलचस्प होगा। अटकलों का बाजार अभी भी गर्म है, तो यहाँ पर यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। क्या सुना आपने? असदुद्दीन ओवैसी के साहब का बात सुना। किसे वोट करेंगे इस बार? सीताराम सरोज जी को। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब अंसारी। आकिब अंसारी, कहाँ से आए आप? जी बटाह से आए हैं। बटाह से। क्या माहौल है? जी इस बार तो MIM निकाल रही है। सोराव विधानसभा की बार MIM के खाते में निकाल रहेगी। ले। अच्छा, हाँ आप कहाँ से हैं? यही से यही 55 विधानसभा से अच्छा, 255 कौन सा गांव से? यही कस्बा टाउन। ओवैसी को सुनने के बाद क्या लगता है आपको? MIM पार्टी जिंदाबाद। ओवैसी को सुनने के बाद अब सोराव विधानसभा में बहुत ज्यादा गर्मी आ रही। सारे प्रत्याशियों में हड़कम मच जाएगी। मेरा नाम शमशेर अली। आएंगे अब की बार प्रतापपुर से अहमद अंसारी जीत जाएंगे और पीस पार्टी से ओवैसी साहब जिंदाबाद। ये बताइए, यहाँ पर आज असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई, इस जनसभा से क्या कितना बड़ा मैसेज जा रहा है? क्या सोराव विधानसभा में परिवर्तन? जी, सोराव विधानसभा में जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने मौजूदा वक्त में कोई काम नहीं किया। इस क्षेत्र के विकास के लिए जो लोगों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, उन सब मुद्दे के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब जो यहाँ से कैंडिडेट उतारे हैं सीताराम सरोज जी, उनके समर्थन में उनकी रैली थी और बहुत कामयाब रैली रही। यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है और सीताराम सरोज जी यहाँ से विधायक बनेंगे। MIM पार्टी जिंदाबाद। यहाँ पर सीधी एक्सक्लूसिव बातचीत मैंने दिखाई। यहाँ पर जो MIM पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पर जो दर्शक हैं, जिन्होंने उनकी जनसभा को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे, भारी संख्या में आप देख सकते हैं जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है। खेत खलियानों में लोग नजर आ रहे हैं, तो ये कितना इम्पैक्ट डालेंगे इस चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारे प्रतापपुर विधानसभा में कुछ लोग झूठ मूठ का अफवाह उड़ा रहे हैं कि ओवैसी साहब प्रतापपुर स्टेट में आ रहे हैं, मियाँ कपूरा में। ये सब झूठी अफवाह बंद कर दो, किसी को वोट का खराब करना बंद कर दो। अहमद अंसारी जीतेंगे, हम लोग उनके साथ है। पीस पार्टी जिंदाबाद। MIM पार्टी जिंदाबाद। देखिए यहाँ पर सभी अपने अपने दावे दिखा रहे हैं, तर्क दिखा रहे हैं। आखिर ये तर्क कितने सही होंगे? और ये इसीलिए
सत्य लाइव टीवी आपको सही सबसे सटीक सर्वे दिखाता है। आपको खेत खलियान गांव में जहां पर लोग रहते हैं, ग्रामीण अंचल में, कहते हैं कि गांव में बसता है भारत, जहां की 54% आबादी गांव में कृषि से पर निर्भर है। आज हम आपको सीधी सोराव विधानसभा की धरती से मैंने आपको सीधी एक्सक्लूसिव वो जनसभा के संबोधन भी सुनाए असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा जो दिए गए। जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर हमला बोला, उन्होंने कई आरोप लगाए। जिस तरह से यहाँ पर किसानों की समस्या को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जानवरों का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, जिससे यहाँ के किसान परेशान हैं। उन्होंने ये बातें की और यहाँ के वर्तमान विधायक के बारे में उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से असफल रहे हैं और क्षेत्रों का दौरा तक नहीं किया है। तो इस बार यहाँ की जनता परिवर्तन के मूड में आ रही है। आखिर क्या होगा ये तो समय बताएगा। 10 मार्च ये तय कर देगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसे अपना जनादेश देती है, कौन बनेगा यूपी का अगला मुख्यमंत्री। सत्य लाइव टीवी से कैमरामैन आसिफ के साथ मैं अनवर सिद्दीकी।